जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 12 फरवरी, तो आज सैटरडे है और आज दोस्तों दो एडिटोरियल्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे, एक हिंदू में से और एक इंडियन एक्सप्रेस में से। दोनों ही जो आर्टिकल्स हैं हमारे GS3 सिलेबस को पर्टिनेंट है। तो अगर हम बात करें, एक आर्टिकल जो मनरेगा रिलेटेड आया था इंडियन एक्सप्रेस में, ये आपका इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट वाले टॉपिक में आ जाता है GS3 में। और एक और अच्छा आर्टिकल जो एम के नारायणन ने लिखा है, जो हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में वो लिखते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो भी हमारे GS3 के सिलेबस का टॉपिक आ जाता है। इन दोनों एडिटोरियल्स की चर्चा की जाएगी, साथ में इस दोनों एडिटोरियल्स के एंड में क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, डे बाय डे आप अपनी पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ा रहे हैं। इस इनिशिएटिव, देखिए आपका इनिशिएटिव है ये, ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है ना, आप ही का फायदा इसमें होना एट द एंड ऑफ द डे। तो हम कोशिश करेंगे इसको और एक डिफरेंट तरीके से कैसे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, मे बी अपनी वेबसाइट पे या मे बी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम के थ्रू। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों लिखते रहिए, बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ना, उस पर हम फिर अपना फीडबैक भी देते हैं, रिव्यू भी करते हैं। काफी बच्चों के बहुत ही अच्छे आंसर्स होते हैं। तो देखिए अब ये पीयर टू पीयर रिव्यू भी है, तो अगर आप में से अगर आप सारे ये कमेंट्स पढ़ भी रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो तो देखो जो तो PDF लेके जा रहे हैं तो वो तो फिर अब क्या कह सकते हैं उनका, है ना। लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं, जो बाकी बच्चों का भी कमेंट पढ़ रहे हैं, तो आप भी उन पर रिव्यू कर सकते हैं। आप उनमें से कुछ पॉइंट्स उठा सकते हैं अपने आंसर को बनाने के लिए। अगर आपको हेसिटेशन हो रही है आंसर लिखने के लिए, कि आपको लगता है कि यार मुझसे अभी आंसर लिखा नहीं जाएगा, सेंटेंस नहीं बनता, ग्रामेटिकल एरर्स हो जाती हैं, छोड़िए उस डर को, डर से बाहर निकलिए, है ना। अभी शुरू तो करना ही है हमने कभी ना कभी तो। अब अगर वो डर की उसमें बैठे रहेंगे कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, मेरा ग्रामर ठीक नहीं है, वो इज वर ऑफ द में मैं गलती कर देता हूं, तो इतनी टेंशन ही लेनी है, आप शुरू करिए बस लिखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो आज का जो पहला आर्टिकल रहेगा, एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअरेस्ट, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है, प्रवीण चक्रवर्ती ने लिखा है। देखिए अब हम बात करें, कुछ साल पहले ना पार्लियामेंट में एक डिबेट चल रही थी मोदी जी के बीच में और सोनिया गांधी जी के बीच में, जहां पे मोदी जी ये कह रहे थे कि क्या हम इतने सालों के बाद भी, आजादी के इतने सालों के बाद भी, क्या हम अपने युवाओं को इंकरेज करें कि वो गड्ढे खोदें, यानी कि मनरेगा का काम करें। तो अब मनरेगा की अगर आप बात करें, देखिए 2016-17 तक खास करके, जब देखिए अब मनरेगा का जो प्रोजेक्ट था ये यूपीए के टाइम पे शुरू हुआ था, तो मनरेगा को लेकर अगर हम प्रेजेंट रूलिंग पार्टी की बात करें, ज्यादा इतना उनको मनरेगा इतना एक्साइटिंग नहीं लगता था। और अगर वैसे देखा जाए तो बात बुरी भी नहीं है कि भाई इतने सालों की आजादी के बाद, 70-75 साल की आजादी के बाद भी अगर आज भी हम गड्ढे खोद रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो वो देश के युवा का जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन है वो तो सही नहीं हो रहा। लेकिन क्या करें, और कोई ऑप्शन है। देखिए अगर हम बात करें फॉर्मल सेक्टर की, ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो दोस्तों जो भी टॉप मोस्ट कंपनीज हैं, ठीक है, जो बहुत मुनाफा कमा रही हैं, जो स्टॉक मार्केट में इनको ब्लू चिप कंपनीज भी कहते हैं, तो फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट हम बार बार बात करते हैं बॉस के, फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये इनकी जो कैपेसिटी है एम्प्लॉय करने की, वो सिर्फ 7 मिलियन पीपल को है। देश की आबादी 150 करोड़, और फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सिर्फ 70 लाख लोग। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इकोनॉमिक सर्वे ने यह बताया है कि अगर मनरेगा की बात करें, मनरेगा हैज बीन वेरी इफेक्टिव in absorbing the rural demand, the rural labor workforce, so and so कि मनरेगा 11 करोड़ लोगों को, तो 110 मिलियन 11 करोड़ बनते हैं, 7 मिलियन 70 लाख होते हैं, तो 70 लाख आपके आगे ब्लू चिप कंपनीज में, और 11 करोड़ लोग मनरेगा पे डिपेंडेंट है। तो बात ये आती है कि अब मनरेगा, हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाए, ये सब चीजें हम चाहेंगे, वेरी गुड। लेकिन अभी के लिए जब तक वो चीजें नहीं होती तो कोई ऑल्टरनेटिव तो हमको चाहिए ना। अब वो मनरेगा में है, पैंडेमिक आया, माइग्रेंट क्राइसिस देखा, अब जो लोग होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, ढाबा में जो काम कुम कर रहे थे, ठीक है, मॉल्स में काम कर रहे थे, अब वो बेघर हो गए, जॉब्स नहीं थी उनके पास, तो अपने गांव को वो गए, तो उनके पास ऑप्शन क्या था। देखिए रोटी तो खानी है ना दिन में 2 टाइम, अपने परिवार का भी तो पेट पालना ही है, उसके बिना तो काम चलने नहीं वाला। तो पैंडेमिक बाद में मारेगा, पहले गरीबी मार देती है, तो उन्होंने मनरेगा में काम करना शुरू किया। तो मनरेगा में जो एनरोलमेंट थी वो बढ़ गई थी। अब मनरेगा में एनरोलमेंट बढ़ी, लेकिन मनरेगा में बजट बढ़ना भी बहुत जरूरी था। चलो फर्स्ट वेव के बाद मनरेगा में बजट बढ़ा दिया। तो अगर हम बात करें 2019-20 की, तो जो बजट था मनरेगा का वो 73,000 करोड़ था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पैंडेमिक के बाद, तो पैंडेमिक जब आया, पहला वेव आया, तो उस टाइम पे जो बजट था मनरेगा के लिए वो 1,10,000 करोड़ के आसपास बढ़ा दिया गया। अब इस साल के बजट में, अब चलो उसके बाद क्या हुआ, पिछले साल सेकंड वेव आ गया, तो सेकंड वेव से पहले फिर बजट को ट्रिम कर दिया, 98,000 पे कर दिया। फिर बाद में जब फिर से सेकंड वेव के दौरान ऐसा लगा कि फिर से वो माइग्रेंट क्राइसिस हो सकता है, बहुत सारे लोग मर रहे थे, बहुत ग्रेव प्रॉब्लम में थी हमारी कंट्री, खास करके जो अप्रैल मई का टाइम था 2021 का, तो उसके चलते फिर से मनरेगा में एलोकेशन बढ़ा दी। अब इस साल का जो बजट है, इस साल के बजट में मनरेगा की एलोकेशन को कम कर दिया गया है।
देखिए दोस्तों, मनरेगा के लिए डिमांड तो अभी भी रहने वाली है, जितना मर्जी आप बजट में उसको कम कर दीजिए। सवाल ये है, ठीक है, हम इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि बजट में कैपेक्स की बात करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेगी, ताकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, कंजम्पशन कम हो सके, जॉब क्रिएशन हो सके, ये सब बातें ठीक है। लेकिन क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए, सवाल यहां पे इस आर्टिकल में ये उठता है कि जो सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, सब्सिडीज की बात करते हैं, मनरेगा प्रोग्राम की बात करते हैं, क्या उसमें इतनी ज्यादा कटौती करना, रिडक्शन करना, क्या वो सही रहेगा? यानी कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ाइए, वो तो बहुत अच्छी बात है। अभी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट इतना नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट होगी तो कंजम्पशन होगी, डिमांड होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, तो सब कुछ निर्भर इन्वेस्टमेंट पे करता है। बट क्या ये इन्वेस्टमेंट शुड इट बी एट द कॉस्ट ऑफ कटिंग डाउन द एक्सपेंडिचर फॉर सोशल वेलफेयर स्कीम्स लाइक मनरेगा? ये सवाल यहां पर खड़ा होता है। और अभी इतनी जल्दी भी क्या है? ठीक है, रिडक्शन इन मनरेगा, वाई सो सून? देखिए अभी चलो गरीब कल्याण योजना भी अभी मार्च 2022 तक है। सरकार का यह कहना है कि देखिए आने वाले साल में ना सिचुएशन बेटर हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, सिचुएशन बेटर हो जाए। हम नहीं चाहेंगे कोई 4th 5th 6th 7th वेव कोई हमारे सामने आए। बोर हो गए हैं कोरोना से पिछले 2 साल से, और तो कुछ चल ही नहीं रहा, हम नहीं चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी देखिए, अब अगर बच्चा अगर थोड़ा सा चलना सीखता है तो ऐसा तो नहीं ना कि वो भी रनिंग करनी शुरू कर देगा, स्केटिंग करनी शुरू कर देगा। तो अभी मनरेगा के जो वर्कर्स थे, अभी अगर नहीं आता 4th वेव 5th वेव, ठीक है, प्री पैंडेमिक लेवल्स हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवाइव होनी शुरू हो भी जाती हैं, तो लेकिन जो अभी इतने सारे लोग हैं जो अभी नहीं अब्जॉर्ब हो पाए हैं जॉब सेक्टर्स में, उनका क्या होगा? तो इस करके यहां पे बार बार ये सजेशन आया गया कि अभी इतनी जल्दी इसमें इतना बजट रिडक्शन ना किया जाए, थोड़ा वेट करने की जरूरत है। थोड़ी और सहायता की बात आ जाती है, तो चाहे गरीब कल्याण योजना है, चाहे मनरेगा का एलोकेशन है, अगर एक आधा साल और अगर इसको एलोकेशन बढ़ा दिया जाए, एंड एट द सेम टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी आप काम करते रहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाइए, कोई बात नहीं, तो कोई बुरी बात नहीं है। ये सोचना कि आने वाला साल तो बहुत सही होगा, बिजनेस एज यूजुअल होगा, यानी कि आने वाला साल यानी कि 2022-23 वाला जो पीरियड होगा, दिस वुड बी एज गुड जैसे 2018-2019 था, तो ये इतनी जल्दी मान लेना क्या ये सही होगा? ये इस आर्टिकल में जो ऑथर है वो कह रहे हैं दैट दिस वुड बी अ डेंजरस गैम्बल। अब अगर आपने पैसे इकट्ठे करने ही हैं, पैसे और आपने बढ़ाने हैं, अगर आपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना ही है, तो वाई नॉट आप अमीरों को थोड़ा और टैक्स करो। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आर्टिकल में बात आई है, हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में तो हमने रिडक्शन किया है। चलो इस बार तो वो क्रिप्टो करेंसी का भी हमने कैपिटल गेन टैक्स यहां पे निकाल दिया है, जो क्रिप्टो, जिसको हम क्रिप्टो टैक्स कहते हैं 30% का। अच्छा, उसके अलावा और भी कितने सारे हम रिसोर्सेज के थ्रू फंड्स को मोबिलाइज कर सकते हैं। आपने कॉर्पोरेट टैक्स में भी रिडक्शन किया है ना, लेकिन कितने आपको डिविडेंड्स मिले हैं कॉर्पोरेट टैक्स के रिडक्शन से, यहां पे ये बात आ जाती है। उसके बाद कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करें, देखिए कितने सारे लोग, देखिए पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे लोग लखपति करोड़पति भी बने हैं। क्यों? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। तो स्टॉक मार्केट तो पिछले 2 सालों में बहुत ही अच्छा रहा है, बूम रहा है। तो क्या इतनी एफिशिएंट कलेक्शंस आई हैं कैपिटल गेन्स कलेक्शन टैक्स की? तो ये और सोर्सेज हैं जहां से टैक्स और मोबिलाइज किया जा सकता है, और उस पैसे को यूज करके आप अपना कैपेक्स बढ़ा सकते हैं, रादर देन आप गरीबों के लिए जो पैसा रखा गया है मनरेगा का या उनकी सब्सिडीज का, वो पैसे कम करें, तो वो सही इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए, बिल्कुल बढ़ाइए, बहुत जरूरी है, लेकिन थ्रू इंक्रीज्ड कॉर्पोरेट एंड कैपिटल गेन्स टैक्स रेट। तो ये जो अजम्पशन है, ये जो ट्रिकल डाउन थ्योरी वाला अजम्पशन है कि भैया अगर हम वेलफेयर एक्सपेंडिचर को आज रिड्यूस कर देते हैं और वेलफेयर एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके हम कैपेक्स बढ़ा रहे हैं। देखिए गरीबों को नहीं पता कि कैपेक्स क्या होता है, जो आम इंसान सड़क पे जा रहा है उसको नहीं पता कि फिस्कल डेफिसिट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। उसने ये देखना आम इंसान ने कि भाई मेरे रात को, दिन में मैं अपने फैमिली को दिन में 2 वक्त की रोटी खिला पाऊंगा कि नहीं खिला पाऊंगा, उसके लिए ये जरूरी है। तो सरकार का ये कहना कि आज हम वेलफेयर एक्सपेंडिचर को रिड्यूस इस करके कर रहे हैं ताकि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकें, और कल को जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो और जॉब क्रिएशन होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन होगा, तो इससे गरीबों को ही फायदा होने वाला है। तो वो जिंदा रहेंगे तभी की बात है ना। ये तो ऐसा तो नहीं है कि आज आपने सड़क बना दी तो एकदम से आज कोई बहुत फायदा हो जाएगा इस चीज का। ये बहुत लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं। कैपेक्स की बात करें या सेट क्रिएशन की बात करें, जो गेस्टेशन पीरियड है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, रातों रात नहीं काम बन जाता। तो इस तरह की अजम्पशन, ये सोचना कि भाई अभी हम बहुत नॉर्मल इकोनॉमी वाले टाइम में आने वाले हैं, जैसे हमारे नॉर्मल, तो पैंडेमिक से पहले भी हमारी इकोनॉमी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, थैंक्स टू नोटबंदी एंड जीएसटी हमारी इकोनॉमी ज्यादा अच्छी सिचुएशन में नहीं थी। तो अब ये कहना कि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी फिर रिवाइव कर देगी, तो हम ये जो सोशल वेलफेयर एक्सपेंडिचर है कट कर दें, अभी ये बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। तो अभी सरकार को जरूरत है और सहायता करें और मनरेगा के एलोकेशन में रिडक्शन ना करें। क्वेश्चन क्या बनता है? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मनरेगा इन द वेक ऑफ इंडियन इकोनॉमी कमिंग आउट ऑफ द पैंडेमिक इंड्यूस्ड स्ट्रेस। एक्सप्लेन द रैशनल, आप कारण बताइए, एक्सप्लेन द रैशनल फॉर इंक्रीजिंग द एलोकेशन ऑफ मनरेगा, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
तो इसको 250 शब्दों में आपने आंसर करना है। ऑप्शन ये भी आपके पास यूट्यूब में, इसको आप इस क्वेश्चन को इसके जैसे 2 पार्ट्स हैं, इसमें से किसी भी एक पार्ट का आप आंसर 70-80 वर्ड्स में आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। चलिए, तो अगला आर्टिकल ये आज का लास्ट एडिटोरियल रहेगा, टेकिंग अ बाइट आउट ऑफ साइबर थ्रेट्स। तो देखिए, साइबर क्राइम की बात हो रही है, साइबर टेररिज्म की बात हो रही है। हमारे जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं M.K. नारायणन, उन्होंने आर्टिकल लिखा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड, टेररिज्म रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, नक्सलिज्म रिलेटेड, पुलिस रिफॉर्म्स रिलेटेड बड़े अच्छे आर्टिकल्स इनके M.K. नारायणन के हिंदू में आते हैं। तो इनको पढ़ना भी चाहिए, बिकॉज देखिए आफ्टर ऑल एक फॉर्मर IPS ऑफिसर भी रह चुके हैं, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, तो इनकी बातों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। बहुत रियलिस्ट किस्म के इंसान है और बहुत ही प्रैक्टिकल बातें लिखते हैं। साइबर अटैक्स की बात करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि भाई अब ये जो साइबर टेररिज्म है ये 5th डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर है। तो जैसे एयर की बात करें, लैंड की बात करें, वाटर की बात करें, फिर स्पेस की बात करें, तो अब साइबर टेररिज्म जो है वो 5th डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर माना जाता है। ठीक है, साइबर अटैक्स के चलते जो भी पिछले साल पेगासस कंट्रोवर्सी रही थी, तो उसको लेके भी बहुत चर्चा में रहा था कि हम साइबर वॉरफेयर की बात करें, साइबर अटैक्स की बात करें, वल्नरेबिलिटी की बात करें। फिर एक और डिफरेंट डिबेट आ जाती है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रिजीम की, भी इतने सारे साइबर अटैक्स के चलते इंडिविजुअल्स का डेटा कितना जो है कितना वल्नरेबल है, कि डेटा कितना एफिशिएंटली प्रोटेक्टेड है। और आप जैसे जानते हैं कि इंडिया में स्मार्टफोन यूजर्स बहुत हैं, इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, सरकार की भी कोशिश है डिजिटाइजेशन को पुश करने की। तो इसके चलते ये जो वल्नरेबिलिटीज हैं, और ये वल्नरेबिलिटी सिर्फ लोगों की नहीं है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज को भी खतरा है साइबर अटैक्स का, सरकारों को खतरा है साइबर अटैक्स का। तो साइबर अटैक्स की अगर हम बात करें, तो जब सबसे पहली बारी हमने ये बात सुनी थी साइबर अटैक की, ये 2009-2010 की बात है, जो स्टक्सनेट वॉर्म वाला अटैक हुआ था ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज में, जो उनके सो कॉल्ड सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज अरेंजमेंट है वहां पे। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मैलवेयर था, स्टक्सनेट वॉर्म का जो मैलवेयर था, जो इंड्यूस किया गया था, ये दिस वाज अ साजिश ऑफ अमेरिका एंड इजराइल। ठीक है जी, तो ये सबसे पहली बार सुनने में 2010 में आया था ना। अब बात तो चलो ये हम साइबर थ्रेट्स की बात करते हैं, लेकिन बात आती है रिस्पॉन्स क्या है। देखिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि साइबर टेररिज्म, शायद साइबर अटैक्स की बात करें, साइबर टेररिज्म की बात करें, मैं साइबर टेररिज्म वर्ड ऐड कर रहा हूं, तो आज के टाइम पे जो टेररिस्ट हैं वो बहुत होशियार हो चुके हैं, बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। अब वो चाकू लेके, खुरपा लेके या AK-47 लेके नहीं लोगों को मारने निकलते हैं। अब वो घर बैठे बैठे आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर्स में, आपके फोन्स में कोई सॉफ्टवेयर डल जाता है, आपका फोन हैक हो जाता है, आपके पैसे कट जाते हैं, सरकारों के जो सिस्टम्स हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम होते हैं गवर्नमेंट्स के, तो जो वल्नरेबिलिटी है वो गवर्नमेंट्स को भी है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को भी और इंडिविजुअल्स को भी है। तो साइबर अटैक्स की बात करें, वो आज के टाइम पे टेररिज्म से भी ज्यादा घातक है। ठीक है, तो हर एक साल कोई ना कोई हम इसके बारे सुनते रहते हैं, न्यूज में आता रहता है साइबर थ्रेट्स के बारे, साइबर अटैक्स के बारे। तो अगर 2021 की बात करें, साइबर अटैक्स दैट अट्रैक्टेड द मैक्सिमम अटेंशन वर द सोलर विंड्स एंड द कॉलोनियल पाइपलाइन इन द US। तो कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम्स की बात करें, इसका अंदाजा लगाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन M.K. नारायणन कहते हैं कि उनके हिसाब से कंजर्वेटिवली कि इसका जो लॉस है, जो कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम्स की हम बात करें, द लॉस टू द इकोनॉमी इज अबाउट $3 to 4 ट्रिलियन, $3 to 4 ट्रिलियन, सो दैट इज अ लॉट ऑफ मनी। वल्नरेबल सेक्टर्स की बात करें, देखिए वल्नरेबल सेक्टर्स कौन से हैं? वल्नरेबल सेक्टर्स मोस्टली जो आपके MSME सेक्टर्स हो गए, ठीक है, उसमें फर्दर अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, एजुकेशन की, रिसर्च की, गवर्नमेंट सेक्टर्स की। ठीक है, तो अब बात यहां पे ये आ रही है बार बार, देखिए अब यहां पे अगर हम वल्नरेबल सेक्टर्स की बात करें, यहां पे बार बार हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो यहां पे सजेशन दिया गया इस एडिटोरियल में कि रिएक्टिव साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है, जो एक एफिशिएंट रिस्पॉन्स कर सके। तो साइबर अटैक्स रहेंगे। अब देखिए, पहली बात तो यह है कि ट्रेंड वर्कफोर्स की जरूरत है जो इन चीजों को समझ सके। बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस होता है, कई लोगों को नहीं समझ आता। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक डेडिकेटेड टीम चाहिए, डेडिकेटेड हमको एम्प्लॉयज चाहिए जो इस तरह का काम आइडेंटिफाई कर सके, हर एक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को भी और सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी। तो क्रेडेंशियल थ्रेट्स की बात करें तो थ्रेट ऑफ डेटा ब्रीचेस, फिशिंग, रैंसमवेयर अटैक्स, नाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू बी द मेन कंसर्न्स। ठीक है, और साइबर थ्रेट इज लाइकली टू बी अमंग if not the biggest major concern for private sector companies as well as the governments across the globe। अब यहां पे रैंसमवेयर की बात आती है, तो रैंसमवेयर क्या है? तो रैंसमवेयर एक किस्म का मिलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसको मैलवेयर कहते हैं, जो कि इंक्रिप्शन स्ट्रैटेजी को एम्प्लॉय करता है और किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी का, इंडिविजुअल का जो डेटा है वो इनक्रिप्ट कर लेता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने जो डेटा है आपका इनक्रिप्ट कर लिया, तो अगर आपको वो डीक्रिप्टेड डेटा यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में वापस चाहिए है, तो मैं आपसे पैसे मांगूंगा, रैंसम मांगूंगा कि भैया मेरे को इतने करोड़ रुपए दो, तो मैं आपका डेटा आपको वापस दूंगा कि मैंने उसको इनक्रिप्ट कर लिया, हैक कर लिया है। अब ये देखिए ये तो बहुत ही क्रिटिकल बात आ जाती है, बहुत वल्नरेबिलिटी यहां पे आ जाती है। किसी का डेटा, कोई भी 3-4 लोग किसी भी कमरे में बैठ के
किसी malicious सॉफ्टवेयर को यूज करके किसी का कंप्यूटर हैक करके इस तरह की बात कर सकते हैं, आपके डेटा को एन्क्रिप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वो डेटा वापस चाहिए, और डेटा आपको पता है डेटा इज गोल्ड, आज के टाइम पे हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, तो डेटा इज कंसिडर्ड टू बी द न्यू गोल्ड। तो अब डेटा कितना क्रिटिकल होता है, सरकारों की बात करें, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, आप अपनी इंडिविजुअल डेटा की बात करें, तो आपको कितने सारे पैसे देने पड़ेंगे। नाउ ये जो सारा धंधा है रैंसमवेयर एप्लॉय करने का, नाउ दिस इज अ ग्रोइंग थ्रेट एंड this is generating billions and billions of dollars in payments to cyber criminals. Now, apart from the loss of data, what is also becoming evident is that the ransomware criminals are becoming very sophisticated. Now, they are using this particular malicious software to cripple, destabilize large public sector enterprises, large private sector enterprises, and even governments. हम बात करते हैं SaaS की, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की। अब आज के टाइम पे तो रैंसमवेयर एज अ सर्विस, यानी कि पूरा कमर्शियलाइज हो गया काम सारा का सारा, ठीक है। नाउ द इमर्जेंस ऑफ रैंसमवेयर एज अ सर्विस, अ बिजनेस मॉडल फॉर रैंसमवेयर डेवलपर्स, नाउ दिस इज अ बिग थ्रेट, ठीक है। नाउ द ह्यूज सिक्योरिटी इंपैक्ट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, 2 साल से बहुत सारे लोग पैंडेमिक के चलते बहुत सारे लोग घर से ही काम कर रहे हैं, अब इसके चलते वल्नरेबिलिटी भी बहुत बढ़ गई है। देखिए आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कितना कुछ आपका आजकल हमारा सारा का सारा डेटा ऑनलाइन ही रहता है। वो जमाना जा चुका है कि आपका जो डेटा था वो आपके पर्स में होता था, ठीक है, और कोई आपकी पॉकेट मार जाता था, ठीक है, आपके पैसे, आपके आज के टाइम पे तो सारा कुछ ऑनलाइन है, ठीक है। आज के टाइम पे तो लोग पर्स भी नहीं कैरी करते हैं, सब कुछ डिजिटल है। तो अब ये इस समय में बहुत जरूरी बन जाता है कि इस तरह की वल्नरेबिलिटीज को एड्रेस करना। जो क्रिमिनल नेटवर्क्स है ना, ये दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, और अगर हम अपने रिस्पांस की बात करें, सरकारों के रिस्पांस की बात करें, तो इतनी ग्लोबल सीरियसनेस देखने को नहीं मिल रही है। जो क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं वो दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे वो वल्नरेबिलिटीज को और ज्यादा एक्सपोज कर सकें, कैसे वो इस तरह के जो थ्रेट्स हैं उसको और बढ़ा सके। एंड द डार्क वेब ऑल्सो अलाउज क्रिमिनल्स टू एक्सेस सेंसिटिव कॉर्पोरेट नेटवर्क्स। Now, what is the way forward? So, nations and institutions, now they should not be they should not be waiting for big bang cyber attacks, but they should be preparing themselves कि कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। तो कोई ग्लोबल ट्रीटी की बात करें, ग्लोबल कोई कंसेंसस की बात करें जो कि साइबर अटैक्स को एड्रेस कर सकता है, द एम्फेसिस शुड बी ऑन प्रायोरिटाइजिंग द डिफेंस ऑफ डेटा अबव एनीथिंग एल्स। तो साइबर टेक्नोलॉजी की बात करें, नाउ दिस प्रेजेंट्स मेनी यूनिक चैलेंजेस, नाउ दे नीड्स टू बी एड्रेस्ड, दे नीड टू बी आंसर्ड। तो अगर हम बात करें, अगर हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे अपने साइबर सिक्योरिटी रिएक्शन को, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के चलते जो रिएक्शंस हैं, जो रिस्पॉन्सेज हैं, उससे जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है। नाउ एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ साइबर स्पेस। तो जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ यहाँ पे और बातें यहाँ पे आ जाती हैं, थोड़ा सा आपको बस एक स्टैटिक बेसिस में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि ये जो है ये एडिटोरियल में नहीं था, ये जो मैंने इसमें स्लाइड डाली है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 इज प्रोबेबली द ओनली फ्रेमवर्क व्हिच वी आर यूजिंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ साइबर सिक्योरिटी। नाउ दिस एम्स एट प्रोटेक्टिंग द पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम साइबर अटैक्स। तो जैसे आपको बताया कि 2010 में पहली बार एक साइबर अटैक के बारे में सुनने में हमको मिला था, जो स्टक्सनेट वर्म वाला था। उसके बाद फिर बहुत सारी सरकारों ने अपने रिस्पॉन्स, अपनी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज, कैसे साइबर टेररिज्म को काउंटर किया जा सकता है, वो पॉलिसीज बनानी शुरू करी। तो इंडिया ने भी 2013 में अपनी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी। नाउ दिस पॉलिसी आल्सो इंटेंड्स टू सेफगार्ड द इंफॉर्मेशन सच एज द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ वेब यूजर्स, फाइनेंशियल एंड द बैंकिंग इंफॉर्मेशन। बहुत जरूरी है बैंकिंग इंफॉर्मेशन, आपकी जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, डेबिट कार्ड डिटेल्स हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देख भी रहे हैं पैंडेमिक में 2 सालों में लोग घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों को पता भी नहीं चल रहा और कैसे थ्रू फिशिंग अटैक्स, थ्रू रैंसमवेयर अटैक्स उनके अकाउंट्स में से पैसे कट हुए जा रहे हैं। तो यहां पे बात आती है डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एंड टेक्निकल एनालिसिस सेंटर की, DITAC इसको कहते हैं। नाउ द गवर्नमेंट हैड लॉन्च्ड इट फर्स्ट DITAC इन गुरुग्राम in Haryana in the year 2016 in collaboration with the NTRO, the National Technical Research Organization. दूसरा जो है that is being set up in Mohali, in fact that has already been set up in Mohali in Punjab. तो जो DITACs हैं, यानी कि जो डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एंड टेक्निकल एनालिसिस सेंटर्स हैं, जो डिटैक्स हैं, दे विल डू व्हाट, दे विल मॉनिटर एंड दे विल पुलिस द साइबर क्राइम्स कमिटेड थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो मोबाइल पे हो, ईमेल पे हो, कंप्यूटर पे हो या सोशल मीडिया पे हो। तो अगर इंडिया और साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो दोस्तों इंडिया रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। इंडिया वाज रैंक्ड अमंग द टॉप 5 कंट्रीज टू बी अफेक्टेड बाय साइबर क्राइम। तो हमारी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अगर हम बात करें तो इंडिया फेसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द एपैक रीजन, इन द एशिया पैसिफिक रीजन, विद ओवर 50,000 अलर्ट्स डेली। ठीक है जी, एंड ओवर 53,000 साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स लाइक फिशिंग, वेबसाइट इंट्रूजन्स एंड ransomware attacks they were observed in the year 2017। तो थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें इस एडिटोरियल के साथ मैंने उसमें और ऐड कर दिए, डाल दिए।
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी नीड्स टू बी एड्रेस्ड मोर सीरियसली देन टेररिज्म। कमेंट करिए इसको 250 शब्दों में। चलिए, सो दोस्तों ये थे आज के आर्टिकल्स, तो ये 2 एडिटोरियल्स थे। तो बाकी दोस्तों जाने से पहले जैसे कि आपको मैं बताता रहता हूँ कि हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो अगर आप 2023 में अपनी तैयारी, अगर आपने 2023 में अपना अटेम्प्ट देना है, 2023 में आप मेंस लिखेंगे या प्री लिखेंगे, तो खैर ये जो कोर्सेज थोड़े मेंस ओरिएंटेड है। अगर आपने 2022 में भी मेंस लिखना है तो ये कुछ कोर्सेज हमने चलाए हुए हैं। एसए की बात करें, हम जनरल स्टडीज के कोर्स की बात करें जिसमें GS1, GS2, GS3, GS4 कॉम्प्रिहेंसिवली सारा कवर्ड रहता है, या अगर हम बात करें PSI और ऑप्शनल की, तो अगर दोस्तों इन कोर्सेज को आप अवेल करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इन कोर्सेज में आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दी जाएगी, है ना। तो और इसके साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइडेड रहेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, PDFs मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट रहा करेंगे, चाहे PSIR की बात करें चाहे GS की बात करें, ठीक है। और साथ में इसमें आपको जो पीरियोडिक फीडबैक और आपकी आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो भी इसमें की जाएगी। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे अब हम मंडे को और एडिटोरियल्स के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।